हेलो दोस्तों, हमारे न्यू एजुकेशन चैनल लर्न विद एस कुमार सर में आप सभी का स्वागत है। हम आपको आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए 2021 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे। धीरे धीरे ये सीरीज आपको 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट कराई जाएगी। इसमें लगभग आपको डेली 10 से 20 क्वेश्चंस डेली करवाए जाएंगे। इसी सीरीज में हम आपको पहला क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का इसमें दिया गया है, इसको देखते हैं और आप सब भी इसको पढ़िए। X and Y can together complete a work in 12 days. Y and Z can do it in 18 days, and X and Z can complete the same work in 15 days. If X, Y and Z work together, then approximately how many days will it take to complete the work? ठीक, हिंदी में देख लेंगे। X और Y मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं और Y और Z इसे 18 दिनों में पूरा करते हैं। X और Z उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि X, Y और Z मिलकर कार्य करें तो कार्य करने में लगभग कितने दिन लगेंगे? लगभग पूछा है तो एग्जैक्ट आंसर हो सकता है ना है, लेकिन लगभग में होना चाहिए आपको, अप्रॉक्सीमेटली। तो जैसा कि दिया है कि x और y, x प्लस y, दो लोग मिलकर काम जो है 12 दिन में करते हैं, 12 डेज। ठीक, और y प्लस z इसे मिलकर 18 डेज में करते हैं। x और z मिलकर इसे 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने दिन, जैसे x और y किसी कार्य को 12 दिन में, y और z उसी कार्य को 18 दिन में, x और z 15 दिन में पूरा करते हैं, तो इन दिनों का एक एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम अगर लेंगे कितना आ जाएगा आपका, निकाल के देख लीजिए, 180। ठीक, इसी को हम कुल कार्य मान लेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य अगर 180 है तो x और y 12 दिन में पूरा काम करते हैं, 180 काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, तो 12 से हम क्या करेंगे, 180 को भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 1 12, 12 से फिर से भाग करेंगे, 12 6, यानी कि 6 बचे 60, 12 पंजे 60, यानी कि एक दिन में 15 यूनिट काम जो है x और y मिलकर करेंगे। तो एक दिन में अगर 15 यूनिट करेंगे तो 12 दिन में 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 180। उसी तरह y और z 18 दिन में करते हैं तो 18 से 180 भाग कर, यानी कि 10 यूनिट एक दिन में करते हैं, 10 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो 18 दिन में 180 यूनिट खत्म हो जाएगा काम। ये 15 दिन में पूरा करते हैं तो 15 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12, तो 12 यूनिट।
तो ये 12 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 15 दिन में 12 गुणे 15 180। ठीक, तो पूछा गया है कि यदि एक्स वाई जेड मिलकर कार्य करें तो दो लोगों की क्षमता कितनी है, 15 यूनिट। इन दोनों की अगर है तो 10 यूनिट, और इन दोनों की है क्षमता तो 12 यूनिट है। तो अगर इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो इनकी एक साथ क्षमता हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ कितना है आपका, देखिए यक्स दो जगह है, दो जगह वाई है, दो जगह जेड है, तो दो क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, यक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो दो कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, जोड़ लेंगे हम 15 10 25 25 12 37 यूनिट। ठीक, तो 37 यूनिट दो बार दो लेकर के गया तो 37 यूनिट। अगर एक बार में देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये मिलकर कितना करेंगे 37/2। एक दिन में इतना काम ये तीनों मिलकर करेंगे। तो एक दिन में अगर इतना काम करेंगे तो 180 कार्य करने में इनको कितना दिन लगेगा। तो जैसे यहाँ से भाग कर देते थे, 10 यूनिट से भाग किया तो 18 दिन, 15 से भाग किया तो 12 दिन में। उसी तरह 180 वर्क को 37/2 भाग कर लेंगे। तो ये 2 कहाँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 180 इंटू 2/37। तो ये ज़ीरो अगर हटा देंगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, दशमलव। ठीक, तो 18 दूनी 36 बटे 3.7। तो अगर इससे इसको भाग करेंगे लगभग 4 के प्रोबेबिलिटी है, तो 4 नहीं है 36। या फिर इसको हम डायरेक्ट भाग कर लें, इसको छोड़िए, दशमलव न लगाइए, एक सेकेंड। इसको हम इरेज कर लेंगे। यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, इसको हम दो ऊपर आएगा 180 इंटू 2 137। ठीक, तो 18 दूनी 36, 360 बटे 37। अगर हम 36 से भाग करते तो 10 आता, लेकिन 37 से भाग करेंगे तो 10 से कुछ कम आएगा। तो कुल अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें ये लगभग 10 के आसपास आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 10 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है
टू पास एन एग्जामिनेशन इट इज मैंडेटरी टू स्कोर 50% मार्क। किसी एग्जाम को पास करने के लिए 50% मार्क लाना अनिवार्य है। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स इन द फर्स्ट पेपर। तो परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, जिसमें एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ही विल हैव टू ऑब्टेन द सेकंड क्वेश्चन पेपर ऑफ 150 मार्क्स टू पास द एग्जामिनेशन। तो कह रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में से न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, देखेंगे। टोटल पूर्णांक, एक सेकेंड, तो अगर देखें हम टोटल पूर्णांक, टोटल पूर्णांक या टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम। टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम, कितने मार्क्स का है एग्जाम, तो पहला एक प्रश्न पर 200 का है प्लस दूसरा कितने का है, 150 का। तो टोटल जो है 350 नंबर का एग्ज़ाम है। तो 350 में से हमको 50% लाना है। इसका 50% कर लेंगे। 50% का मतलब क्या होता है, तीन सौ पचास गुणे 1/2। तो इसको कर लेंगे। तो टोटल 3 दूनी 6 और 2 कम 2, एक सेकेंड, इसको यूज कर लेंगे। फिर से हम देखेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, 2 कम 2, 1 बचा 214, 1 बचा 2 पंचे 10। यानी कि हमको 175 मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक, तो पहले पूर्णांक में, वो पहले पेपर में पहले पेपर में स्टूडेंट कितना पाया है, 40%। पहले पेपर में छात्र के अंक 200 का 40%। ठीक, 200 का 40% निकाल लेंगे, 40 दूनी 80 मार्क्स पाया है। तो 80 मार्क्स पाया है, तो और चाहिए कितने, टोटल 175 चाहिए। तो उसको कितने और चाहिए सेकंड पेपर में मार्क्स, तो दूसरी पेपर में चाहिए 2
दूसरे पेपर में चाहिए 175 माइनस 80। 175 में से 80 घटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा 95। उसको 95 मार्क्स और चाहिए, तो 95 मार्क्स उसको कितने में लाना है 150 में से। 150 में से उसको 95 चाहिए, तो 95 150 का कितना परसेंट होगा यही पूछ रहा है। दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो 95 जो है 150 का कितना परसेंट है, तो पूरे 100 निकाल लेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 15। ठीक, तो 95 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा 190 बाई 3। अब 3 से हम भाग कर लेंगे इसको, तो देखेंगे कितना आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ कर लेते हैं 190 बाई 3 प्लस 2 6 बार जाएगा 3 18, एक बचा 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9, यानी कि आपका वही लगभग 64% के आसपास आंसर आएगा। यही आंसर आएगा, आप लोग करके देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाँच दिया है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष फल बचता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर which when divided by 7 leaves a remainder of 6। तो पहले हम ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे पूछा गया है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या देख लेंगे, उसी में हम पहले 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। इन चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये एक सेकेंड, तो ये 1 2 3 सबसे छोटी संख्या ये है। इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब 7 से डिवाइड करके हम देख लेते कितना शेष बचता है। तो 7 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 30 हो जाएगा। उसके बाद 7 चौको 28, 28 2 शेष बचे यानी कि 20 हो गए, तो 7 दूनी 14 हो गए, तो 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा यानी कि 62 हो जाएगा। तो 7 7 8 56 यानी कि शेष कितना बचेगा 56। 62 में से 56 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -56 यानी कि 6 आ जाएगा आपका शेष। आपका शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा आपका एक सेकंड 6 का शेष बचेगा 6। तो यही नंबर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब अगला देख लेते हैं।
इसमें बोला है टेल द लार्जेस्ट नंबर बाई विच व्हेन डिवाइडिंग 155 to 63 15 द रिमाइंडर विल बी 5 10 15 रिस्पेक्टिवली। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। तो ये भी उसी तरह हल करेंगे बहुत इजीली। तो बोला है कि कौन सा नंबर है जिसमें 155, 260 और 315 इन तीनों को किसी एक नंबर से डिवाइड करें तो शेषफल 5, 10 और 15 बचना चाहिए। तो वह बड़ी से बड़ी बोला है, वह बड़ी से बड़ी। तो इनमें सबसे बड़ी हम देख लें पहले 75 से डिवाइड करके देख लें। पहले 75 से डिवाइड कर लेंगे। 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 दूनी 150 और 5 आपको शेष बच जाएगा। उसके बाद फिर से 75 से डिवाइड करके देख लें तो 75, 150, 225 यानी 3 बार जाएगा। और 260 से 225 घटाएंगे तो 10 नहीं आ रहा, मतलब 75 जो है आपका आंसर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इससे छोटी संख्या से हम देख लेंगे डिवाइड करके। इससे छोटी संख्या से हम देख लेंगे डिवाइड करके। इससे छोटी संख्या कौन सी होगी, इससे छोटी संख्या होगी आपकी 50। 50 से डिवाइड कर लें, 50 से गुणा भाग करेंगे 155 को तो कितना आएगा, 50 दूनी 100, 50 थी 150 तो आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा शेषफल। और उसी तरह इसको 50 से करेंगे तो 50 पंचे 250 या 250, ठीक। तो इसमें आपका 10 शेष आ जाएगा। और इसको करेंगे 50 से तो 50 छक्का 50 गुणे 6, 50 छक्का 300 तो आपका 15 शेष बचेगा। यही आपका क्रमशः शेषफल बचता है, यानी कि 50 वो संख्या होगी इन चारों में से बड़ी से बड़ी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला हम देख लेते हैं। The ratio of the number of women to the number of men in a club is 3:2. Recently 300 women joins the club and the ratio become 5:2. What will be the number of women in the club now? एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2। ठीक, तो महिलाओं की संख्या का अनुपात पुरुषों की संख्या से 3:2 है। और हाल ही में क्लब में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। तो क्लब में महिलाओं की संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि क्लब में महिला और पुरुषों की संख्या जैसे आपको दिया गया है कि 3:2। तो एक सेकेंड, women's
रेशियो मेन। ये दिया है 3:2। तो हम इनको अगर संख्या में माने तो हम इनको मान लें कि ये 3x है और ये मेन आपके ये 2x है। ठीक, वो मेन 3x है और मेन 2x है। तो कह रहा है आगे कि हाल ही में क्लब में 300 महिलाएं शामिल हुई तो अनुपात ये हो गया। तो पहले महिलाएं कितनी है 3x, इसमें जो है 300 महिलाएं और शामिल हो गई। जबकि पुरुष उतने ही हैं 2x। तो कह रहा है कि अनुपात अब हो गया है 5:2 का। ठीक, हम क्या करेंगे, इनका जो है तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 600, 3 दूनी 6x प्लस 6 और 5 दूनी 10x। ठीक, हम क्या करेंगे इस 10x से 6x को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका 4x। तो 4 से हम इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 150। x की वैल्यू आ गई आपकी 150। अब पूछा क्या है, तो क्लब में अब महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो महिलाएं पहले कितनी थी 3 इंटू x 150 यानी कि 450 और 300 महिलाएं और शामिल हो गई उसमें। तो टोटल कितनी होगी 750। ये आपका आंसर हो जाएगा 750। एक बार फिर से देख लेंगे कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2। तो वुमेन्स रेशियो मेन 3:2। अगर हम इनको संख्या में या नंबर में देखें तो मान लेते हैं कि ये 3 यानी कि 3x है, महिलाओं की संख्या 3x और पुरुषों की संख्या 2x है। ठीक, तो आप कह रहा है बाद में जो है 300 महिलाएं क्लब में और शामिल हो गई। तो 300 और शामिल हुए तो 3x और प्लस 300 और बटे पुरुषों की संख्या 2x ही है। अब इसको ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि अनुपात आगे दिया है आपको कि क्लब में शामिल है और अनुपात 5:2 हो गया। तो ये जो शामिल हुई महिलाएं इतनी हो गई और पुरुष उतने ही हैं, जिनका अनुपात 5:2 हो गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 600 प्लस 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10x। ठीक, अब ये 6x बराबर के इधर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका 4x। 10 में से 6x गया 4x और बराबर 600। 4 से भाग कर देंगे 600 को तो 150। x का मान आपका 150 आएगा। ठीक, तो x का मान यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा 300 गुणे 150 450। अब पुरुष कितने होते 300 भाई 2 गुणे 150 है ना 300 पुरुष। अगर पुरुष को कुछ पूछा नहीं है तो देखना है कि 450 महिलाएं और कह रहा है कि एक क्लब में
300 महिला शामिल होती हैं और अनुपात 5:2 हो गया क्लब में। अब महिलाओं की संख्या क्या होगी, तो अब कितने होगी, तो पहले तो ये 450 थी प्लस 300 शामिल है तो 750। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 60। तो दो नंबर्स का सम, ये दो संख्याओं का योग 60 है। सबसे पहले ये तो हम यही मान लेते हैं कि दो संख्याएं x हैं और y है, तो इन दोनों का योग जो है आपको 60 ही है। ठीक, कह रहा हूँ उनके मासपा और लासापा, यानी कि मासपा महत्तम और लासापा लघुत्तम, यानी कि HCF और LCM कितना कितना दिया गया है। HCF दिया है 12, LCM दिया है 72। आगे पूछा है व्हाट विल द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ नंबर्स, मतलब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो दो संख्याएं, इनका व्युत्क्रम क्या होता है, का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम जैसे x है तो x का व्युत्क्रम 1/x, उसी तरह y का व्युत्क्रम 1/y। यह हो गया, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा LCM और HCF में, और सभी जगह लिखा रहता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो लिख लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा LCM गुणे HCF, ये होता है। पहली संख्या x है इंटू दूसरी संख्या y है, LCM 72 है इंटू 12, ये हो जाएगा आपका x और y का मान। अब व्युत्क्रम निकालने के लिए हम सीधा सा काम करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो x प्लस वाई बटे x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या दिया था, ऊपर 60 दिया था, नीचे दिया था 72 इंटू 12। ठीक, तो 12 से भाग करना है, 12 पंचे 60 आ जाएगा आपका। ठीक, अब इसको देख लेंगे कि प्लस बीच में लगा है तो इनको अलग कर लेंगे दोनों, तो इससे इसको भी भाग कर देंगे, इससे इसको भी भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका x बटे एक्स वाई प्लस वाई बटे एक्स वाई इक्वल्स टू 5 बटे 72। यहाँ देख लीजिए x से x कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और y से y कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 5/72, यानी कि 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 5/72। यही आपका आंसर आ जाएगा व्युत्क्रम का।
कहीं दिया है, ये दिया है आपका आंसर। ठीक, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ मार्केट प्राइस। इफ 15% डिस्काउंट इज गिवन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो देखते हैं, निकालते हैं इसको। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, तो कॉस्ट प्राइस देख लें। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस या आप इसको क्रय मूल्य लिख सकते हो। क्रय मूल्य, ओ सॉरी, लागत मूल्य लिख सकते हो आप। लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य मान लिया आपका लागत मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का 75%। अंकित मूल्य मार्क प्राइस या एमआरपी, एमआरपी एमआरपी का 75% या 3/4 है। ठीक, ये आपको दिया गया है। तो अगर इसको हम 100 रुपये मान लें, कॉस्ट, वो सॉरी, एमआरपी का ये 75% ये है, तो अगर इसको हम 100 रुपये मान लें तो 100 का 3/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य 100 रुपये अगर है तो लागत मूल्य 75 रुपये है। और कह रहा है यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। तो छूट आप किस में देंगे, एमआरपी पर, यानी कि 100 रुपये पे आप 15% की छूट दे रहे हैं। 15% की छूट मतलब 15 रुपये की। तो यानी कि आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 75 रुपये। अब सेलिंग प्राइस 75 रुपये है और कास्ट प्राइस, ओ सॉरी, 15% की छूट दी रहा है, यानी 85 होगा। सेलिंग प्राइस 85 होगा और कास्ट प्राइस आपका 75 है, तो प्रॉफिट होगा हमको कितना होगा, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का प्रॉफिट होगा हमको। तो प्रॉफिट किस में होगा हमको, कास्ट प्राइस से। तो 10 रुपया 75 का कितना परसेंट होगा, निकाल लेंगे। तो 25 से भाग कर, 25 3 75, 25 चौके 100। अब 4 गुणे 10 कर लेंगे तो 40 बटे 3 आ जाएगा। 3 से भाग कर लेंगे तो 3 एक कम 3, उसके बाद एक बचेगा 10, 3 तरफ का 9, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। दिया है, ये दिया है आपको 33.33% लाभ होगा आपका। अगला देख लेंगे क्वेश्चन क्या दिया है आपको। ऑफ हरीश मंथली सैलरी 45,000
1/3 is spent education, 2/6 is spent on food and other necessaries. He saves the remaining salary. What is the amount of saving? हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर और 2/6 भोजन और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की बचत करता है। बचत की राशि कितनी, ये निकालना है। देखते हैं बचत की राशि। तो 45,000, उसका मासिक वेतन कितना है 45,000, तो 45,000 मासिक वेतन है, उसमें से 1/3 शिक्षा पर खर्च करता है। 1/3 निकालेंगे तो 45,000 का 1/3 कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक, और उसी तरह शिक्षा और बाकी बता रहा है कि 45,000 का 2/6, ये भी आपको वही आएगा 2/3 मिल रहा है, एक 2/6 मतलब 1/3, ये 15,000। तो ये आपका भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च हो रहा है। भोजन व अन्य पे खर्च हो रहा है, तो टोटल उसका खर्च कितना होगा, कुल खर्च हो रहा है उसका 15,000 प्लस 15,000 30,000। तो बचत क्या होगी, बचत हो जाएगी उसकी 45,000 माइनस 30,000 बराबर 15,000। तो 15,000 उसकी बचत हो जाएगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ 3,400 for 4 years is 680. What will be the rate of interest? तो 3,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये, साधारण ब्याज की दर क्या होगी? आपसे रेट पूछा है, रेट। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। आपको पता है SI क्या होता है फार्मूला, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, इसमें जो जो दिया है आप वैसे ही पुटअप कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये SI आपको दिया गया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट आप निकालना है, टाइम दिया है 4 वर्ष, बटे 100। इससे डिवाइड कर लेंगे आपको, ये दोनों जीरो से दोनों निकलते हैं। ठीक, अब 34 से करेंगे, 34 दूनी 68, 20 आ जाएगा। R इंटू 4। ठीक, अब 4 से काट लेंगे, इसको काट देंगे तो 5% आ जाएगा आपका रेट।
ये हो गया आपका 5% आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पूछा है, आयत का। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो मान लेते हैं इसकी आयत की लंबाई अगर मान लें हम 2l, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी l, क्योंकि यही दिया है कि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई अगर l है तो लंबाई 2l। आयत का परिमाप 48 दिया है। आयत का परिमाप आपको पता है क्या होता है कि आयत का परिमाप, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फार्मूला। तो यहाँ रख लेंगे आयत का परिमाप कितना दिया गया 48, 2 लंबाई कितनी है 2l प्लस चौड़ाई l, यानी कि आपका 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो गया 24, यहाँ कितना हो गया 3l। तो l की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 आ जाएगा। तो ये 8 यानी कि ये कितना आ जाएगा आपका 2 गुणे 8 यानी कि 16, और ये कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बराबर कितना होगा 16 गुणे 8 यानी कि 128। ये आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई भी सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी जो है हम कल के लिए देखते हैं। ठीक, जो भी आपको क्वेरी हो या कुछ भी आपको कमी दिखती हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा भी नया चैनल शुरू हुआ है, जो भी क्वेरी होगी आपकी हम तुरंत देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो सारी चीज़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।